Hello and good morning to everyone. Let us start another chapter, that is chapter number 14, main challenges before democracy. So in the previous chapter we have seen what is democracy, how democracy work, किस तरीके से डेमोक्रेसी वर्क करती है, लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं, आपके जुडिशरी क्या होती है, सब चीज़ों में हमने बहुत इंटेंसिव बात की। 2 वीडियोस बने पिछले चैप्टर के पूरे। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि अगर एक सरकार जब बन के आती है, सिलेक्ट होकर आती है डेमोक्रेसी में, तो इसी क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं जो हर सरकार से हर इंसान चाहता है कि वो सरकार पूरा करे। जैसे कि हर इंसान चाहता है कि सरकार जो है गरीबी दूर करे, तो पॉवर्टी एक चैलेंज है। हर इंसान चाहता है कि सरकार जो है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है रोज़गार दे, रोज़गार प्रोवाइड करवाए, कोई भी इंसान भूखा ना सोए, हर इंसान जो है इंडिया में एक बराबर हो जाए, इक्वालिटी आ जाए, कम्युनलिज्म बोलते हैं इसको हम, टेररिज्म ख़त्म हो जाए, ड्रग एडिक्शन जो ड्रग्स के कारण लोग मरते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, ये सब कम हो। तो ये सब हम लोग चैलेंजेस हैं, ये सब इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं हम। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। तो इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस ऑन दिस 15th of August, ये तो हमें पता ही है। ड्यूरिंग द लास्ट 6 डिकेड्स, तो सब 7 डिकेड्स होने वाले हैं। 75 ईयर्स हैज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटेड इन 2022। 2022 में 75 साल होने वाले हैं हमको आज़ाद होते हुए। कंट्री हैड मेड प्रोग्रेस इन मैनी सेक्टर्स, कई सारे जगहों पे कंट्री ने प्रोग्रेस की है। मैनी रिफॉर्म्स वर ब्रॉट अबाउट इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेक्टर्स। हाउएवर द पेस ऑफ प्रोग्रेस हैज़ बीन रादर स्लोली प्रोग्रेस करी है इंडिया ने। ओके, वैसे भी हमने कहावत भी सुनी है, स्लो एंड स्लोली या स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो वैसे ही हमारा इंडिया जीतेगा जरूर रेस। बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स लाइक कम्युनलिज्म, कास्टिज्म मतलब एक कास्ट पॉलिटिक्स करना, एक ही कास्ट जो है अपना को ऊपर मांग के चलती है, रीजनल फीलिंग्स, टेररिज्म, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा द कंट्री इज फेसिंग, it has not become possible for the government to pay wholehearted attention only toward development activities and utilize all the funds earmarked for them। तो गवर्नमेंट को डेवलपमेंट से पहले इन सब चीज़ों को निपटना पड़ता है, पॉवर्टी से, अनएम्प्लॉयमेंट से, लोगों के रीजनल फीलिंग से, कास्टिज्म से। इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट पार करते करते उसके बाद ही कोई डेवलपमेंट कर पाती है। द above mentioned problems are unnecessarily increasing differences and a sense of distrust among people of the country. This is unnecessarily disturbing peace and harmony in the country. Moreover, certain old traditions, customs and beliefs which are not in conformity with the present situation are prevalent even in the today Indian society। तो कुछ पुरानी चीज़ें जैसे कि आपकी आज भी दहेज लेने का, डावरी प्रथा, आज भी जो है पैट्रियार्की, मेल डोमिनेंस जो सोसाइटी में, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रेडिशनल, जो मतलब बहुत पुराने समय से चलती आ रही हैं आज भी, जिनकी हमें आज ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं। वैसे आज वायलेंस जो है आपका, होम वायलेंस, जो घर के अंदर वायलेंस चलते हैं आज भी लोगों के, वायलेंस बाय टेररिस्ट। ओके, ये तो खैर आपकी कोई नई चीज़ तो नहीं बोल सकते, टेररिज्म भी हम लोग। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, चलिए पहले दिक्कत पे आते हैं हम लोग। पॉपुलेशन देखिए सबसे मेन दिक्कत तो है ही है। ओके, पॉवर्टी क्यों बढ़ रही है भाई? पॉपुलेशन बढ़ रही है। एजुकेशन लेवल क्यों इंडिया का लो है भाई? पॉपुलेशन बढ़ रही है। कितनों को सरकार पढ़ाएगी फ्री में? हेल्थ लेवल इंडिया का क्यों बेकार है भाई? कितनों को सरकार फ्री में ठीक करेगी? हर दिन हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। हर साल हमें ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं। When the rate of growth of population becomes very fast and assumes such proportion that the available resources fall short of the need of the people, such situation is termed as population explosion। क्योंकि देखिए हर कंट्री के पास जगह भी लिमिटेड है और जो रिसोर्सेज हैं वो भी लिमिटेड है। तो अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो फिर क्या होगा? सिर्फ कुछ ही लोगों को मिल पाएंगे। और उसके बाद हमारे इंडिया में वो भी है, आपका कैपिटलिज्म भी चलता है कि कुछ लोग जो है जिनके पास हद से ज़्यादा पैसा चले आता है। तो जब भी ऐसा होता है तो फिर पॉवर्टी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इक्वालिटी तो है ही नहीं हमारे देश में। वैसे भी इक्वालिटी कहाँ है? हम जिसके पास आप देखें कि 54% जो पैसा है देश का, वो सिर्फ 1% लोगों के पास है। उसके बाद द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री इज 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड का सिर्फ 2.4% एरिया हमारा। इतना कम एरिया होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि इंडिया इज द सेकंड इन द वर्ल्ड सो फार एज पॉपुलेशन इज कंसर्न्ड, और सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री हो गई है हमारी। एज पर द 1901 सेंसस, the population of the country was 23.8 crore, which has increased to 121.6 crore as per the 2011 census। तो लगभग 100 करोड़ का डिफरेंस लगभग आ चुका है। अभी 2021 में होने वाला सेंसस मुझे पूरी उम्मीद है कि 130-131 हो ही गया होगा। 10 करोड़ तो बड़ी कोई बड़ी बात थोड़ी हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉजेस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्या किस किस कारण से होता है ये पॉपुलेशन, क्यों इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है हमारे कंट्री में? मेन रीजंस क्या है आपके? ड्यू टू जॉइंट फैमिली सिस्टम, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू ब्रिंग अप एंड लुक आफ्टर मोर चिल्ड्रन। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो अगर एक बच्चा और हो गया तो भी देख लेंगे, मतलब लगे हुए हैं, दादा भी हैं घर में, दादी भी है, अगर 5 के 6 बच्चे भी हो, दादा दादी बैठे हैं देखने के लिए। और अगर वैसे इसको बोलते हैं जॉइंट फैमिली, और इसकी उल्टी होती है न्यूक्लियर फैमिली, मतलब इसमें सब लोग नहीं, सिर्फ मदर फादर और चिल्ड्रंस रहते हैं।
मदर फादर जाते हैं जॉब पर, तो वो सोचते हैं भैया एक ही बच्चा हो हमको, या दो ही हो, उससे ज़्यादा नहीं हो, भैया कितना ध्यान रख पाएंगे। ठीक है, पर इंडिया में अभी जॉइंट फैमिली सिस्टम वैसे ज़्यादा प्रिवेल करता ही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, मोर चिल्ड्रंस आर बॉर्न ड्यू टू चाइल्ड मैरिजेस। तो देखिए अब बहुत सारे लोगों की मैरिज जो बचपन में हो जाती है, तो दोनों को मियाँ बीवी को साथ में टाइम बिताने का वक्त ज़्यादा मिल जाता है, तो उनकी जो है मैरिड लाइफ जो बढ़ जाती है। तो मैरिड लाइफ बढ़ने में जो है कभी वो 10 साल में अगर एक बच्चा करते जाते हैं तो भी 3 4 5 बच्चे हो जाते हैं उन्हें। The Indian society believes in the old traditions where birth of a male child is given more importance. Male child को ज़्यादा दिया जाता है importance. The social condition of woman is favored. Birth of child is considered a boon of God. भगवान की देन माना जाता है। Due to poverty, more children are considered to be economic asset. मतलब बोलते हैं ना कि हम लोग अगर काम करने वाले और दो हाथ पैदा करते चलेगा तो काम हमारा आसान हो जाएगा। मजदूर के जो बच्चे होते हैं वही सोचते हैं इस तरीके से। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, चिल्ड्रन ऑफ पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर हेल्प देम इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन। मान लीजिए खेती वेती करनी है तो बाहर से अगर मजदूर मंगवाने पड़ते हैं, भाई कल को अपने 2 बच्चे पैदा कर लो, वो 2 मजदूरी में लग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लोग सोचते हैं कुछ। अदर रीजंस होते हैं आपके, मेन रीज़न तो मैं जो लिखता हूँ हर जगह वो है आपका इलिटरेसी, के लोगों को पता नहीं होता कि पॉपुलेशन अगर हम बढ़ा तो रहे पर बढ़ाने से क्या इसके कोई गलत इफेक्ट भी है या नहीं। क्लाइमेट इंडिया का हॉट है। द गर्ल हियर अटेंड प्यूबर्टी इन अर्ली एज ड्यू टू अर्ली मैरिजेस दे गिव बर्थ टू अर्ली चाइल्ड। मतलब यहाँ पे जो चाइल्ड मैरिजेस भी जो है बहुत ज़्यादा चलती है इंडिया में। देयर इज अ dearth ऑफ बर्थ कंट्रोल मीन ड्यू टू इग्नोरेंस एंड लैक ऑफ ईजी अवेबिलिटी। पीपल डू नॉट मेक यूज़ ऑफ बर्थ कंट्रोल मेजर्स टू द डिजायर्ड एक्सटेंट। बर्थ कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो लोगों को पता ही नहीं होते यूज़ क्या करेंगे। डिमिनिशिंग डेथ रेट, धीरे धीरे हमारी कंट्री जो है वर्क कर रही है हेल्थ केयर पर। अब हेल्थ केयर में वर्क करेगी तो लोग मरेंगे तो कम, डेथ तो लोगों की कम होगी। तो डेथ रेट, देखिए पॉपुलेशन बढ़ने के 2 ही कारण होते हैं। और आपका यहाँ तो बर्थ रेट भी ज़्यादा हो, ठीक है, बर्थ रेट ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। यहाँ का डेथ रेट जो है कम हो जाए, ठीक है, मरने वालों की संख्या अगर कम हो जाएगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। इंडिया में दोनों ही है। इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के इफेक्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं। पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब उसी इनकम में जो देश की इनकम उसमें एक इंसान और जुड़ गया खाने वाला, एक लोग इंसान और जुड़ गया, तो जो हिस्सा होगा हर इंसान का खाने का वो कम होता चले जाएगा। द लेवल ऑफ सेविंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट गोज डाउन। द प्रेशर ऑन लैंड, मेन तो यही दिक्कत है कि प्रेशर ऑन लैंड जो है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि इंसान को भूखा तो मारोगे नहीं, उसको भी खाने के लिए कुछ चाहिए, चाहे वो खुद खा ले, खरीद के सरकार से फ्री में खिलाए, कहीं ना कहीं उसके लिए भी जो उगाना तो पड़ेगा अनाज, तो वो लैंड चाहिए आपको, उसके रहने के लिए भी लैंड चाहिए, उसके और आने जाने के लिए लैंड चाहिए। तो लैंड पे जो है धीरे धीरे जो है प्रेशर बढ़ता है। पॉपुलेशन बढ़ने से हाउसिंग प्रॉब्लम, एजुकेशन प्रॉब्लम, ठीक है, और आपकी नॉट प्रोवाइडेड फूड, अच्छे से अगर फूड प्रोवाइड नहीं करवा उन्हें, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम। अब वो इंसान आ गया, उसे भी नौकरी चाहिए, उसे भी रहने खाने पीने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए उसको, मतलब हर चीज़ चाहिए ना, जितना इंसान को क्या नहीं चाहिए होता। स्टेप्स टू सॉल्व द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन कम करने के कुछ तरीके। फैमिली प्लानिंग लोगों को सिखाई जाए कि भैया बच्चे 2 ही अच्छे, सरकार ने खूब नारा लगाया पर कुछ सुना नहीं, सुन भी लेते हैं आजकल तो, क्या 1-2 ज़्यादा बच्चे होते नहीं लोगों को। आगे इसमें आपका फैमिली प्लानिंग सेंटर्स हैव बीन सेट अप इन सिटीज़ एंड विलेजेस। द एज ऑफ मैरिज, देखिए मैरिज की जो एज डिसाइड कर दी गवर्नमेंट ने, 18 साल कर दी गर्ल्स के लिए, 21 साल कर दी वुमेंस के लिए, इससे कब शादी अलाउ ही नहीं। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स आर बीइंग प्रमोटेड एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये ट्रेनिंग भी दी जाती है कि भैया बच्चे कैसे पाले जाएँ, कैसे करे जाएँ। प्रमोशन ऑफ द फिलोसफी ऑफ 2 चिल्ड्रंस इन अ फैमिली, हर जगह यही नारा फैला दिया, बच्चे 2 ही अच्छे, ताकि इंसान को याद रहे कि इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। पे अटेंशन टुवर्ड बेसिक मैटरनिटी फैसिलिटीज़, इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन अगेंस्ट सर्टेन डिसीजेस, ठीक है, इंजेक्शन लगती है, टीके लग जाते हैं बच्चे को बचपन से ही। चलिए अगली दिक्कत की तरफ आते हैं हम लोग। अगली दिक्कत है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, जो कि देश में बढ़ती जा रही है। देश में, हमारा देश जो है ना लेबर इंटेंसिव देश है, मतलब हमारा देश में इतने लेबर है कि हमारे देश में तो इतना काम है ही नहीं, तो हमारा देश जो है ना वो क्या करता है, लेबर को करता है एक्सपोर्ट। तो इंडिया जो है देश दुनिया में हो गया है नंबर 1, ओके, मतलब नंबर 1 देश है हमारा इंडिया लेबर को एक्सपोर्ट करने में। आप किसी भी देश में चले जाइए, जैसे जापान हो गया, जापान में लोगों की पॉपुलेशन कम है, उनके पास जो है कहीं पर भी लोग ही नहीं है काम करने वाले, तो कहाँ से लाएं लोग, चलो भाई भारत से ले आओ। सऊदी अरब की बात की जाए, अरब में सारे शेख बैठे हैं बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के थाट में, भैया हमें नौकर चाहिए, भैया हमको काम करने के नौकर चाहिए। अब अगर अपने देश में निकलेंगे तो वहाँ वो सभी शेख हैं वहाँ, तो किस शेख से काम करवाएंगे, तो ये नौकर लाने के लिए कहाँ से लाया जाए, चलो भारत से लाया जाए लेबर्स। तो इस तरीके से भारत जो है लेबर इंटेंसिव है, बहुत इतनी पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, फिर भी पॉपुलेशन को जो है एम्प्लॉयमेंट देना हमारे लिए दिक्कत है। 2 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एक होती है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब देश जो शहर है आपके बड़े बड़े, ठीक है, शहरों में लोग जो है बेरोज़गार घूम रहे हैं।
आज ही के मेरे पेपर में पढ़ा गया, मतलब कहीं पर जो है कहीं चपरासी के लिए, मतलब जो होता है ना जो रखवाली करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं, उनकी कहीं पता नहीं मैंने पढ़ा कि 13 पोस्टें आई हैं। यूपी की बात थी आज की, 13 पोस्टें आई है 13। और उसका जो फॉर्म है, एग्ज़ाम फॉर्म जो हुआ, उसमें लगभग 13,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। तो ये 13,000 लोग फॉर्म भर रहे हैं, मतलब इनके पास बहुत टाइम है, फालतू टाइम है इनके पास। फालतू टाइम है कहने का मतलब ही क्या है, अनएम्प्लॉयड हैं ये सारे के सारे। आगे बढ़ते हैं, आपकी एक और होती है आपकी रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल होती है आपकी गाँव के अंदर, ये सबसे ज़्यादा है हमारे देश में कि गाँव में जाएँ, लोगों के पास काम नहीं है। लोगों के पास काम क्यों नहीं, लोगों के पास ज़मीन नहीं है, ज़मीन नहीं है तो काम भी नहीं है। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, मेन कॉजेज मैंने आपको क्या बोला था, हर जगह आप डाल दो पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, देखिए यहाँ पर ही वही लिखा है, फास्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर में इतना प्रेशर हो गया। उसके बाद ज़मीन की भी जो है ना एक लिमिट होती है। ज़मीन भी जो है उसको आप जितनी फर्टिलाइजर डालोगे एक लिमिट तक ही जो है वो अच्छा उगा के दे पाएगी। एक समय के बाद वो भी ख़राब हो जाएगी, वो भी थक जाएगी ज़मीन भी काम कर करके, और फिर ज़्यादा कुछ उगेगा नहीं, उससे ज़्यादा उगेगा नहीं, पैसे नहीं मिलेंगे आपको, और फिर धीरे धीरे पॉवर्टी की तरफ। डिडक्टिव एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है हमारा कि लोगों को नौकरियां दे पाए। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं हमारे देश में इतने सारी डिग्रियां करने के, देखिए ऐसे हम बोलते हैं ना, इंडिया इज़ दी मदरलैंड ऑफ इंजीनियर्स। ठीक है, इंडिया इतने इंजीनियर पैदा करती है जितने शायद ही कोई देश करता हो, उसके बावजूद भी यहाँ नौकरियाँ नहीं मिलती। डिफेक्टिव प्लानिंग में दिक्कत तो भाई है। ठीक है, हम लोगों ने जो है कभी प्लानिंग ढंग से करी नहीं, देश ने, गवर्नमेंट ने प्लानिंग नहीं करी कि किस तरीके से लोगों को नौकरियां दी जाएं, क्या ऐसा किया जाए कि लोगों को नौकरियां मिलें नहीं मिलें। करी भी है वैसे, कुछ मैं तारीफ़ भी करूँगा गवर्नमेंट की, मनरेगा जैसी स्कीम्स आई। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, पर वो भी रूरल एरियाज़ के लिए है। ठीक है, उसमें भी रूरल एरिया का नाम आता है कि सिर्फ जो आपके पढ़ा ना रूरल एम्प्लॉयमेंट, गाँव वाली, सिर्फ गाँव के लोगों को उसमें रोज़गार मिलता है, शहर के लोगों का क्या होगा। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब जो आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे इसके, एडवर्स इफेक्ट आपका होता है वेस्ट ऑफ मैन पावर। अब देखिए, ये पहले बोला था कि जिस देश के पास लोग अच्छे हैं, देखिए रिसोर्सेज तो तभी वो काम के होंगे ना। जैसे मान लीजिए कोयला पड़ा है, ओके, एक देश में कोयले की खदान है, अब वो कोयले की खदान तभी यूज़ हो पाएंगे ना जब कोई इंसान जाएगा, उसमें खुदाई करेगा, उससे कोयला निकाल के ट्रेनों में भर के देगा। तो इसको क्या बोलते हैं, मैन पावर। तो जिस देश के पास मैन पावर अच्छी होगी वो देश जो है वो तरक्की कर जाएगा। तो बोलते हैं कि इंडिया को जो है तरक्की करनी चाहिए, इंडिया के पास समय है तरक्की करने का, पर जैसा कि हमें पता है कि कंडीशन अभी भी टाइट है। हमारे बहुत सारे लोग जो काबिल भी होते हैं वो बाहर के देशों में चले जाते हैं काम करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। हिंड्रेंसेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर लीड टू लो इनकम। तो लोगों के पास काम है भी, जो लोग खेती वेती करते हैं, लो इनकम वाले काम है सारे। वेस्ट ऑफ रिसोर्स को वेस्ट करने से भी दिक्कत आती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कुछ गवर्नमेंट होती हैं जो आपकी कुछ अच्छा अगर पॉलिसी लेकर आई है काम के लिए, अगली गवर्नमेंट आएगी वो लेके नहीं भैया पॉलिसी बेकार है, हटाओ इसे। तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है देश में भाई। वेज एंड मीन्स टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, क्या क्या हो सकते हैं इनको ख़त्म करने के। भैया पॉपुलेशन कंट्रोल कर लो, कम लोग होंगे, गवर्नमेंट को कम लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, तो कम लोगों पर गवर्नमेंट ध्यान दे पाएगी। छोटी मोटी इंडस्ट्री, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री लोगों को खुलवा के दे दो, तो एक इंसान जो है खुद भी इंडस्ट्री खोल ले, 4-5 लोगों को जो है और रख ले काम देने के लिए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है बहुत प्रमोट करती है, लोन दे देती है फ्री में, लोन माफ़ भी कर देती है, पर कहीं ना कहीं फिर गवर्नमेंट खुद ही घाटा हो जाता है, गवर्नमेंट बंद कर देती है फिर देना ही। वोकेशनल एजुकेशन, छोटे मोटी जो है लोगों को सिखा दो, जैसे किसी को थोड़ा बहुत पढ़ा दो। मेन तो देखिए देश में इस तरीके से नौकरी मिलती है, हर देश में ही खैर, किसी को कोई पढ़ लिख के चला गया, कोई टीचर बन गया, किसी ने खुद की कोचिंग खोल ली, तो इस तरीके से काम मिल गया। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लोगों को पैसा दो, लोगों को फ्री में पैसा दो कि भैया लोन दे दो लोगों को, ताकि लोग खुद का काम वाम खोल चुके हैं। डेवलपमेंट ऑफ सब्सिडीज़ दो लोगों को, ट्रेनिंग दो लोगों को काम करने की, ताकि लोग काम कर सके। इसमें आपका वो आएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री की मतलब किसी को अगर कुछ नहीं करना आता है, मतलब गवर्नमेंट जो है औरतों को फ्री में सिलाई करना सिखाती है, मेकअप करना के भी ट्रेनिंग कोर्स खोल रखे हैं। ठीक है, ताकि जो है कुछ वुमेंस जो है खुद का काम खुद ही कर पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है यहाँ पर एक और आपका ये वाला डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। भाई एग्रीकल्चर को डेवलप करना पड़ेगा आपको अच्छे से, ये बहुत बड़ी दिक्कत है देश में। अभी भी फार्मर्स रो रहे हैं, फार्मर जो है अभी भी खड़े हुए हैं दिल्ली के बाहर कि भैया कुछ हो जाए, हमारा अच्छा हो जाए, पर बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हमारे देश के अभी भी अगर 50% के आसपास लोग जो है ना वो एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं अभी भी। तो अगर ये चीज़ अगर डेवलप हो जाती है अच्छे से, इन लोगों को अच्छे से काम मिल जाता है, इनकी इनकम अगर और अच्छी हो जाए। वैसे मेन दिक्कत क्या है पता, आपको लगता होगा या मुझे भी लगता है कि यार फार्मर को सब कुछ तो मिल रहा है कि यार इतना इनके पास गाड़ी है, घोड़ा है, सब्सिडी से इनको टैक्स माफ़ इनको, पर मेन दिक्कत क्या है देश की पता है? मेन दिक्कत क्या है, मान लीजिए 50% लोग अगर फार्मर्स हैं
तो 10% तो इनमें से होंगे बढ़िया लोग, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कुछ हो भी नहीं भी हो, इनकी खेती ऐसी हो जाती है, इतनी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद इसमें से 20% होंगे, इसको हम बोलते हैं मिडल फार्मर्स, कि अगर मान लो कभी खेती ख़राब हो गई तो दिक्कत आ जाएगी थोड़ी बहुत इन लोगों को। और फिर इसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है ना, लगभग आपका 20 से 25% जो लोग हैं वो होते हैं, इसको हम बोलते हैं पीजेंट्स, लेबरर्स, जो मतलब दूसरों की ज़मीन पे काम करते हैं, खुद की ज़मीन ही नहीं होती है। अब सरकार अगर सब्सिडी देना भी चाहे तो उनके पास खुद की ज़मीन ही नहीं है, ये क्या कर लेंगे, क्या उगा लेंगे। ये तो जाते हैं इनके पास काम करने, इनके पास काम मांगने। तो यही वो लोग होते हैं जो मेन सुसाइड करते हैं। और अभी जो धरना वरना देने बैठे हैं ना लोग, जो ये भैया बिल्कुल फ्रीली बैठे हैं, वही 10% और 20% से ही हैं, क्योंकि इनको पता है इनकी खेती उग रही है वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लोग तो आ ही नहीं सकते भैया ये करने के लिए, मोर्चा वोर्चा निकालने के लिए, क्योंकि अगर ये आ गए तो उनके घर वालों के लिए कौन कमाएगा, कौन खाएगा। चलिए ज़रा भावुकता में भाऊंगा नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे देखें, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म मतलब किसी भी कास्ट को, किसी भी रिलीजन को जो है आपको महत्वता देना। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट अगर सिर्फ हिंदूज कर रही है तो वो भी गलत है, सिर्फ मुस्लिम कर रही है वो भी गलत है, ठीक है। किसी भी एक कम्युनिटी को आपको फेवर नहीं करना, सबके लिए एक बराबर रहना है। मीनिंग ऑफ कम्युनिज्म, बिफोर इंडिपेंडेंस हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन ऑल टुक पार्ट इन फ्रीडम स्ट्रगल। सब ने एक बराबर, सब लोगों ने मारे खाई, सब ने एक बराबर जो है, ब्रिटिश लोगों ने मारा इन सबको बराबर, तो सबको बराबर अधिकार है देश पे फिर, ठीक है। सब लोगों ने बराबरता से काम किया है देश को आज़ाद करने के लिए, सबको बराबर दिया गया है हक। कोई भी इंसान चाहे गवर्नमेंट बना सकता है। वैसे हमारे देश में बात की जाती है कि आज तक कोई मुस्लिम पीएम नहीं बना, मतलब लगभग सारे के सारे पीएम हिंदू ही बने, पर ऐसा नहीं है कि बन नहीं सकते। आप जो है जाएँ, आप मेजोरिटी ले आएँ, गवर्नमेंट में मेजोरिटी वोट्स ले आएँ तो आप बन जाएंगे। आप किसी भी कास्ट को क्या फ़र्क पड़ता है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनलिज्म, मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर तो ब्रिटिश की पॉलिसी है कि ब्रिटिश लोगों ने इतना लोगों के दिमाग में डाल दिया कि हिंदू मुसलमान की इतनी लड़ाइयाँ करवाई कि आज तक वो समझ ही नहीं पा रहे कि ये ब्रिटिश की चाल थी हमें अलग करने की, हमें एक साथ रहना चाहिए। ओके, आप अगर पढ़ेंगे हिस्ट्री में लिखा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब हिंदू मुस्लिम साथ आ गए थे तो बहुत दिक्कत हो गई थी ब्रिटिश के लिए। उसके बाद ब्रिटिश ने ऐसी पॉलिसी बनाई कि इन दोनों को बस कुछ भी करके अलग करो, सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आई, सब कुछ कर लिया, और आज तक अलग करके बैठे हैं हम लोग। इतना देश आज़ाद हो गया, उसके बाद भी वो दिक्कतें जा ही नहीं रही। द पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिकल लीडर्स, तो ये लोगों के दिमाग में बीज डाल दिया, तो फिर जो हमारे पॉलिटिकल लीडर होते हैं फिर वो उस पर फिर वोट लेने निकल जाते हैं। एक पर्टिकुलर कास्ट का इंसान अगर खड़ा होगा तो अपने कास्ट के लोगों के पास जाएगा, भैया मैं तुम्हारे लिए अच्छा करूँगा, बस मेरे को बाकी से मतलब नहीं, मुझे वोट दो। तो इस तरीके से जो है सेपरेटिस्ट टेंडेंसी बढ़ जाती हैं, ठीक है। कास्ट में लड़ाइयाँ होती हैं, कास्ट में फिर ये माराघाटी भी होती है बहुत ज़्यादा। इलेक्शंस में इंसान अपने कास्ट के लोगों को वोट देता है, तो ये बहुत दिक्कत है, ये बहुत दिक्कत वाली बात है। मेजर्स टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेन है भैया पढ़ाई लिखाई करवा लोगों की। पढ़ा लिखा इंसान कभी भेदभाव नहीं करेगा, कभी कास्ट की बातें नहीं करेगा, कभी भी इंसान, जैसे पहले के लोग जो है ना, मतलब पहले के लोग जो थे आज़ादी के पहले, वो अगर ट्रैवल करते थे ना ट्रेन में तो पूछते थे भी अगल बगल वाले से, भैया तुम कौन सी कास्ट के। अगर तुम मान लो शूद्र वुद्र हो गए और ब्राह्मण पूछ रहा है मान लो, तो वो बोलेगा भैया पीछे बैठो। और आज अगर आप ट्रेन में जाते हो तो क्या ये पूछते हो अभी भी अगल बगल वाले से, भैया तुम कौन सी कास्ट के हो, नहीं तुम यहाँ नहीं बैठोगे, तुम वहाँ बैठोगे। ये ऐसा नहीं करते क्योंकि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। नेक्स्ट दिक्कत है हमारे यहाँ पर टेररिज्म, आतंकवाद, ये जो आ जाते हैं बम फोड़ने के लिए, ये कभी घुस जाते हैं, ठीक है। देखिए टेररिज्म एक होता है, टेररिज्म होता है बाहर का देश का कोई इंसान आया हमारे देश में बम फोड़ के गया। एक होता है नक्सलिज्म, कि हमारे ही देश का कोई इंसान हमारे ही देश में, अपने देश का इंसान अपने देश में बम फोड़ रहा है, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। हमारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बम फूटा 2001 में अमेरिका में, इंडिया में जो है हमले हुए मुंबई पे, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके के होते हैं आपके। इन इंडिया टेररिज्म कैन बी सीन इन 3 फॉर्म, 3 तरीके से बांट सकते हैं इनको हम। पहला होता है रिलीजियस टेररिज्म, धर्म के नाम पर, कि हम लोग स्वयं धर्म के नाम पर आ गए। जैसे मान लीजिए इसमें सबसे मेन एग्जांपल है आपका ये जम्मू कश्मीर वाला, ठीक है। जम्मू कश्मीर में जो है लोगों को बहलाया फुसला जाता है कि आप लोग जो हैं, आप लोग मुस्लिम्स के लिए काम कर रहे हैं, आप लोगों को जो लड़ना चाहिए, भिड़ना चाहिए, गलत चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा। एक होता है नक्सलाइट, जो नक्सलिज्म होता है, नक्सलवाद होते हैं, जो मतलब जिनको लगता है कि गवर्नमेंट हमारे किसी काम की नहीं है, तो वो क्या करते हैं अपने एक ऐसे एरिया को बंद कर देते हैं, हथियार लेके खड़े हो जाते हैं, किसी को ना अंदर आने देते हैं ना किसी को बाहर जाने देते हैं, ठीक है। सबसे मेन एग्जांपल जो इसमें इंडिया में आपके ये है आपका बस्तर जिला जो छत्तीसगढ़ में है। ओके, ये लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट जो है हमें खा जाएगी, हम लोग ख़त्म कर देगी, हमें मारेगी, इसलिए गवर्नमेंट को घुसने नहीं देते। एक होता है कम्युनल टेररिज्म, हमने बात की कम्युनलिज्म, कि अपने अपनी कास्ट के लोग एक साथ हो गए, दूसरे कास्ट के लोगों को मारने लग गए, तो इस तरीके से भी ये टेररिज्म होता है। इम्पैक्ट एंड इफेक्ट ऑफ टेररिज्म, भैया लोगों को लगेगा इनसिक्योरिटी फील होगी, लोगों को वो डर तो रहेगा मरने का अगर इतनी लड़ाइयाँ हो रही है तो। इकोनॉमिक प्रोग्रेस इससे हैम्पर होगी। अब भैया कोई गोली चला रहा है, किसी की जान जा रही है, तो जान जाने के साथ साथ जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा बिल्डिंग्स हैं, इन सब को नुकसान पहुँचेगा। बम फूट रहे हैं,
कहीं भी तो बिल्डिंगें तबाह हो रही हैं, तो इससे गवर्नमेंट को भी फ़र्क पड़ता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो होती है हमारे देश की वो भी कम हो जाती है। आप खुद सोचिए, सरकार इतने अरबों खरबों रुपए खर्च करती है आर्मी पर, इतने इतने टैंक खरीदती है, इतने वो खरीदती है, अगर वही पैसा सरकार अगर अपने हेल्थ सर्विस पे लगाती, हमारे एजुकेशन पे लगाती और साइंस एंड डेवलपमेंट रिसर्च पे लगाती, तो देश कहाँ पहुँच चुका होता आज। ठीक है, पर ये सरकार भी की भी गलती नहीं है, टेररिज्म इतना है आसपास के देशों से लड़ाइयाँ इतनी होती हैं कि वो हमारी नेसेसिटी है। अगर मान लीजिए हम वो नहीं रखें तो फिर एजुकेशन अच्छा करने का, हेल्थ अच्छी करने का फ़ायदा नहीं होगा। कोई भी देश आएगा बाहर से, 2 बम गिराएगा, मार के चला जाएगा। आप बोलोगे यार कल तो हॉस्पिटल बनाया था, आज तोड़ गया कोई। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म, कॉलोनियल रूल। ठीक है, ये हमारा जो रूल था ब्रिटिश लोगों का, ठीक है, उन्होंने हरकत ही ऐसी करी कि आसपास के लोगों को तंग करके गए, वो आज तक हमें तंग कर रहे हैं। और जो हमको इंडिया पाकिस्तान को जो अलग अलग करवा गई है वो भी दिक्कत पैदा कर गए। यही बात है, हेटेड बिटवीन टू नेशन। ठीक है, आगे आपकी दिक्कत देश की ड्रग एडिक्शन। भैया ड्रग्स एक बहुत बड़ी दिक्कत है भैया, खुद तो लो, खुद तो मरो, दूसरे को भी मारो। ठीक है, ड्रग्स लेके लोग जो निकल जाते हैं गाड़ियों वाड़ियों पे, बढ़िया खुद तो ठीक है धूम मचाले करते हैं, अगल बगल वाले को देखते नहीं है। ड्रग्स मेक ब्रेन इनएक्टिव, दिमाग का काम करना बंद हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बिकम फास्ट एंड सच किक गिव्स मोमेंट्री प्लेजर, कुछ समय का प्लेजर होता है, पर ये फिर इंसान को जो है अनकंट्रोल हो जाता है, इंसान कुछ भी करने लगता है, जिससे कि जो है इंसान का अपनी बॉडी पे अपना जो कंट्रोल है वो चला जाता है और वो कुछ भी कर सकता है। फिर इसमें क्या करता है इंसान, किसी की फिर जान भी ले लेता है और किसी की फिर मतलब कुछ देखता नहीं है इंसान, जो कि दिक्कत है एक। इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। ठीक है, वैसे भी हमारे देश में यही पाया जाता है कि किसी को अगर गलत काम किया गया, किसी का मर्डर किया गया, तो बहुत सारे केसेस 50-60% केसेस में जो है वो ड्रग्स के नशे में ही किए जाते हैं। इफेक्ट्स जो हैं ड्रग्स के, वैसे आप सब जानते ही हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है पढ़ने की इन सब चीज़ों को। ठीक है, ड्रग्स के लिए क्या क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है, आप जो भी सोच लीजिए इन सब चीज़ों से आप वैसे बहुत हद तक वाकिफ़ हैं। कॉज और ड्रग एडिक्शन के कॉजेज़ क्या होते हैं? भैया कॉजेज़ यही, इंसान को थोड़ी देर का अच्छा लगता है, थोड़ी देर के लिए इंसान को लगता है कि यार, और फिर इंसान के ऊपर जो प्रेशर होते हैं ना दुनियादारी के, उसको लगता है कि भैया नशा करने सब खत्म हो जाएंगे, जबकि बढ़ ही जाते हैं। ठीक है, चेक ऑन ड्रग कंजप्शन, तो चेक कैसे किया जाए इसको? तो गवर्नमेंट तो बहुत कुछ काम कर सकती है मेरे हिसाब से। तो मैं तो सोचता हूँ कि गवर्नमेंट जो है, कोई इंसान अगर नशा वशा कर रहा है, अगर उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसका इलाज ही मत करो। ओके, मान लीजिए किसी को ठोक के आया नशे की हालत में, भी इलाज ही नहीं करेगी गवर्नमेंट, जाओ नशा क्यों किया। किसी की अगर नशे की हालत में किसी ने अगर कुछ कर दिया है तो पहले उसी को डाल दो जेल में, भले उसने कुछ किया और नहीं दिया। भैया नशा करना ही सरकार को जो है वो कर देना चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं हम, इलीगल कर देना चाहिए। नशे की हालत में किसी ने भी कोई काम करा, कल से सरकार उसे राशन नहीं देंगे। कोई अगर इंसान नशा करके पहुंचा तो उसे खाना नहीं देगी सरकार, ऐसा कुछ कर देना चाहिए, अच्छा हो जाएगा मेरे हिसाब से। इम्पेडिमेंट्स इन द वे ऑफ सक्सेस और डेमोक्रेसी। इम्पेडिमेंट्स मतलब ये ब्रेकर्स होते हैं ना, मतलब दिक्कतें। ठीक है, सक्सेस, डेमोक्रेसी सक्सेस में जो दिक्कतें आती है वो क्या क्या हो सकती हैं? तो दिक्कतें सबसे बड़ी तो भाई यही है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत बड़ी दिक्कत है देश की। हमारे 75 साल होने को आए, आज तक हमारे देश की लगभग 25% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा, बिलो पॉवर्टी लाइन है आज भी। ओके, दिक्कत है ये बढ़ती जा रही है। और देखिए बोलते हैं इसको, एक मेरा एक कॉन्सेप्ट है, मेरा तो नहीं, खैर किसी एक इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। कि पॉवर्टी में अगर इंसान एक बार पड़ जाता है ना, तो फिर सब दिक्कतें आती हैं उसके साथ में। क्योंकि अगर वो पुअर है इंसान, तो ना तो वो अपने हॉस्पिटल में खर्चा कर पाएगा, तो हेल्थ ख़राब हो गई उसकी, ना ही अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्चा करेगा, तो बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे, तो बच्चे आगे वो भी गरीब होंगे, फिर वो नहीं पढ़े लिखे होंगे, तो अपने बच्चों को फिर वो नहीं पढ़ाएंगे। तो ये सर्कल चलता रहता है। ये तभी ख़त्म हो पाता है जब उनके घर में कोई एक स्टेप ले, या तो वो लोन ले या गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हो जाए। गवर्नमेंट आए बीच में, बोले कि नहीं भैया हम आपके बच्चों को पढ़ाना कंपलसरी है, हम पढ़ाएंगे, स्कूल में फ्री में पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, खुद पढ़ेगा तो अपने बच्चों को फिर आगे वो भी पढ़ाएगा। ठीक है, तो और आपके और कहते हैं कास्टिज्म, रीजनल फीलिंग, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है साउथ इंडिया की, कि वहाँ के लोग अपने लैंग्वेज से बहुत प्यार है, वो चाहते हैं कि बाकी सब लैंग्वेज कम है, हमारी लैंग्वेज अच्छी हो। ठीक है, इस तरीके की दिक्कत चलती है। इलिटरेसी, ठीक है, आज भी हमारे इंडिया में जो है 74.04% लोग हैं जो कि लिटरेट हैं। और लिटरेट होने का मतलब ये नहीं कि भैया PhD होल्डर हैं या सब ये लोग ग्रेजुएट हैं, नहीं भाई। इंडिया में लिटरेट होने का मतलब है कि आपको लिखना और पढ़ना आना चाहिए बस। तो आप ये समझ लीजिए कि 26% लोग जो है भारत के, अब 121 करोड़ थी जनसंख्या, 121 करोड़ के लगभग 26%, लगभग आप मान सकते हैं इसका 21-22 करोड़ लोगों को लिखना और पढ़ना ही नहीं आता इंडिया में। बहुत बड़ी दिक्कत है ये, बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत है ये। बाकी तो आप बात छोड़ ही दीजिए। सोशल लेवल जैसे कि आज भी दहेज लेना, वुमेंस को जो है रेप्स की दिक्कतें आना, ये आज भी सोशल लेवल्स इंडिया में चल रहे हैं, बेतोड़ चल रहे हैं। नेगेटिव रोल ऑफ द मीडिया जो है फैलाया जाता है कुछ भी बातें,
और मीडिया के साथ साथ इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, सोशल मीडिया। ओके, आजकल मीडिया इतना तेज़ नहीं चल रहा है, इतना तेज़ सोशल मीडिया चल रहा है। ओके, एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम बोलते हैं कैंसिल कल्चर। कैंसिल कल्चर का मतलब होता है कि रातों रात किसी की ज़िंदगी ख़राब कर देना, ठीक है, रातों रात हर जगह एक ही चीज़ भेज देना इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे कि इंसान ने देखो इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, मतलब सामाजिक बहिष्कार कर देना, जो कि बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, मैं वैसे किसी को सपोर्ट नहीं करूँगा, सिर्फ एग्जांपल मैं दूंगा आपको। जैसे कि एक एग्जांपल आया था बीच में, रिया चक्रवर्ती नाम का जो एक आई थी लेडी, ठीक है, जिनके ऊपर आरोप लगे थे, तो रातों रात सोशल मीडिया ने तो उनको दोषित साबित कर दिया था कि भी इन्होंने ही कत्ल किया है उनका, इसका सुशांत सिंह राजपूत का, जबकि आज तक कोर्ट साबित नहीं कर पाया। तो इस तरीके से बहुत दिक्कत है इंडिया में मीडिया की, मीडिया के बाद सोशल मीडिया की। मेजर्स टू रिमूव बॉटलनेक्स मतलब दिक्कत है, इनको दिक्कत करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मेन दिक्कत यही है कि भैया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैज़ बीन क्लियरली डिफाइंड। तो देखिए देश जब बना था ना हमारा, तो देश में यही सब बातें की गई थी कि हमारे सामने यही दिक्कतें आएंगी। जैसे हमारे इंडिया को जो डेमोक्रेटिक रख के चलना है हमें, तो डेमोक्रेटिक तो है आज तक इंडिया, पर ये जो टेररिज्म आता रहता है, ये डेमोक्रेसी ख़त्म भी कर सकता है कहीं ना कहीं। अगर मान लीजिए किसी एक सेक्शन को आपने अगर नौकरी नहीं दी, वो पागल वागल होगा वहाँ के लोगों ने सब मिल के जो ठान ली कि अब तो हम वॉर कर देंगे भैया, गवर्नमेंट को हटा देंगे, तो डेमोक्रेसी को दिक्कत है उससे, डेमोक्रेसी जो है उससे दिक्कतों में आ सकती है। कोई बाहर की कंट्री से हमला कर दिया तो वो भी दिक्कत हो सकती है। सेक्युलर, रिपब्लिक, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब बातें जो है ऐसे बड़े बड़े शब्द रह गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सरकार ने पूरा करते करते 75 साल हो गए और आज तक पूरा ही करती रही है, ढंग से लागू इन सब चीज़ों को नहीं कर पाई। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड दी people are making constant effort to achieve these objectives, but certain factors are coming in the way of achieving those objectives. For removing poverty and unemployment, social awareness also necessary। अब ये लोगों को अवेयरनेस तो होना चाहिए ना कि एम्प्लॉयमेंट क्यों है और पॉपुलेशन बढ़ने से क्या दिक्कत है। अब ये सब बातें देखिए घूम फिर के वही आ जाती है कि अगर इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा तो फिर बात समझ में भी नहीं आएंगी उसको। अब पढ़ा लिखा होता तो फिर करता ही क्यों ये दिक्कतें। और फिर उसमें ये भी आता है कि पढ़े लिखे लोग भी हरकतें करने लग जाएँ। पढ़े लिखे लोग भी आप ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे लोग ही हरकतें कर रहे हैं आजकल। पढ़े के लोग भी जो हैं वो टेररिज्म में घुस जा रहे हैं, ठीक है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो कि दिक्कत है भाई इंडिया के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत है। हमें एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें बहुत जल्दी डेवलप करना होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा यही टाइम है जब हमारे पास इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतने सारे लोग हैं काम करने वाले, तो हम सब लोग हर इंसान के 2-2 हाथ जब मिलेंगे तो ये देश में 131 करोड़ नहीं 200 कितना होएगा डबल 262 हाथ 262 करोड़ हाथ जब एक साथ मिलेंगे तो कितना काम हो सकता है देश में भाई। ओके, जब 262 करोड़, ठीक है, 131 करोड़ हो गई है आज जनसंख्या लगभग, ठीक है, जब इतने सारे हाथ मिलके काम करेंगे, देश को डेवलप करेंगे, एक साथ बनाएंगे इस देश को, तो ये देश दुनिया में क्यों नंबर 1 नहीं होगा। ठीक है, कौन है ये अमेरिका चाइना कौन है हमारे आगे, कोई नहीं लगेगा। ओके, पीपल ऑफ इंडिया बिलीव इन द सुपर नेचुरल पावर वन गॉड बट दे आर जनरली नॉट कम्यूनल। देयरफॉर एजुकेटेड एंड एनलाइटमेंट पीपल शुड सेव पीपल फ्रॉम कम्यूनल फीलिंग्स। पढ़े लिखे लोगों को जो है अपने साथ के लोगों को समझाना चाहिए कि भैया आपको जो है अच्छी बात है, आप भगवान को मानते हैं, सब चीज़ों को मानते हैं, और भेदभाव जो है आपको नहीं करना चाहिए इंसानों में। इट इज़ हाई टाइम पीपल अंडरस्टैंड दैट कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ओनली डिवाइड्स द पीपल। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो होती है, कास्ट के बेसिस पे वोट देना, कास्ट के बेसिस पे इंसान को चुनना, काम करना, इससे लोगों को बांटता है। अगर देश को तरक्की करनी है हमारे, तो सबको साथ लेकर साथ मिलकर ही काम करना कंपलसरी है। ओके, एक भारत, स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत, ये सब बातें होती हैं जिन्हें पूरा हम ही लोगों को करना है, हम ही लोगों को आगे आना है, हम ही लोग जो है देश का फ्यूचर है आगे। ओके, चलिए, वीडियो थोड़ा भावनाओं वाली थी आज मेरी ये, ठीक, क्योंकि लास्ट चैप्टर था 10th क्लास का ये, इसीलिए मैंने थोड़ा टाइम भी लिया, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, ज़्यादा पढ़ने के बजाय थोड़ा एक्सप्लेनेशन ही किया मैंने यहाँ पर। ओके, उसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है, आधे घंटे से ज़्यादा वीडियो को नहीं करेंगे हम। ओके, चलिए, इन द लास्ट, थैंक यू।